Friends, today we will start chapter 8 Human Health and Disease. NCRT chapter Human Health and Disease. So, first of all, we will understand that what are the sequences which we have to understand in this chapter. So, first of all, we have to understand the common disease in humans, then immunity, then AIDS, cancer, drugs and alcohol abuse. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ से. सो ह्यूमन हेल्थ, व्हाट इज ह्यूमन हेल्थ? हेल्थ मीन्स द स्टेट ऑफ बॉडी एंड स्टेट ऑफ माइंड विच इज इन बैलेंस. ठीक है, जब हमारी जो फिजिकल स्टेट होती है, हमारे माइंड की जो मेंटल स्टेट होती है, जब वो बैलेंस में रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन हेल्थ. सो देयर वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट हिपोक्रेट्स, और हमारे आयुर्वेदा में भी जो मेडिसिन्स वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं, असर्ट करते हैं, वो लोग भी क्या बोलते हैं कि हेल्थ इज़ अ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग. ठीक है, अब जैसे कहते हैं कि जो पर्सन होता है जिसको ब्लैक बाइल होता है, उसकी हॉट पर्सनैलिटी होती है, जिससे बोलते हैं कि ये तो तामसिक है, ठीक है, राजसिक है एंड ऑल. तो ये सब हमारे आयुर्वेदा से लिया हुआ है. उसके बाद विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, और ये सब बहुत पहले से चला आ रहा है हेल्थ को लेकर. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो डिजीज़ होती है, अभी तक हमने हेल्थ की बात की कि हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ द सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी कि वो इंसान जो कि सोशली भी लोगों से अच्छे से इंटरेक्ट करता हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, आसपास के लोगों में उसकी अच्छी बातचीत है, सब कुछ अच्छा है, तो उसे बोलते हैं सोशल वेलबींग. मेंटल यानी कि जो दिमाग से अच्छे से सोच सके, जो डेली के वर्क होते हैं उन्हें ढंग से कर सके, डेट इज़ मेंटल वेलबींग. और फिजिकल वेलबींग, जो फिजिकली फिट हो. कई बार आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स फिजिकली फिट होते हैं बट मेंटली वो वर्क नहीं कर पाते, या फिर उनके हेड में या फिर उनकी बैकबोन में कोई ऐसी इंजरी होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपरली सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते. सो डैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम इन अवर हेल्थ. ठीक है, सो वॉट इज़ अ हेल्थ? हेल्थ इज़ अ state of person in which the person is mentally, physically and socially well-being. ठीक है, तीनों तरफ से जब पर्सन जो है वो ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन. अब हम बात करते हैं कि जो हेल्थ है वो किस वजह से अफेक्ट होती है. सो देर आर 3 मेजर पोर्शंस कि जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है. फर्स्ट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि हमारे पेरेंट्स टू प्रोजेनी डिराइव होते हैं, ठीक है, इनहेरिट होते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपकी वो सारी डिजीज़ आ जाएंगी जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि गॉट है, जिसे गठिया बाय बोलते हैं, डायबिटीज़ है. तो ये सब क्या होती हैं? जेनेटिक डिसीज़ होती हैं जो कि चाइल्ड को बर्थ से ही, बाय बर्थ मिलती हैं, और चाइल्ड जो होता है वो इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से. उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसीज़. जो सेकंड पॉइंट होता है डेट इज़ इन्फेक्शन. तो इन्फेक्शन जो है ये भी एक मेजर कोज है किसका? डिसीज़ का. अब इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है. पैथोजेनिक बहुत सारे अलग अलग तरह के पैथोजेंस हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, हेलमिंथ्स, प्रोटोजोन्स. ठीक है, तो जो इन्फेक्शन से डिसीज़ होती है जैसे कि मलेरिया और डेंगू फीवर, या फिर अभी कोरोना चल रहा है, डेट इज़ ऑल्सो इन्फेक्शन. तो जो इन्फेक्शन से डिसीज़ होती हैं, पैथोजेंस के अटैक से डिसीज़ होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शंस. थर्ड जो कोज होता है डिसीज़ का डेट इज़ लाइफस्टाइल. हम
अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो भी बीमार होंगे, ज़रूरत से कम खा रहे हैं तो भी बीमार होंगे, क्योंकि हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की। पानी अगर हम कम पी रहे हैं तो भी बीमार हो जाएंगे, रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी बीमार हो जाएंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो भी हम बीमार हो जाएंगे। तो ये सब कुछ हैबिट्स होती हैं इंडिविजुअल की जो कि उसे बीमार या फिर स्वस्थ बनाती हैं। तो अगर हमारी हैबिट्स सही हैं, हम सही वक्त पर सही खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स अच्छे ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही टाइम पर सो रहे हैं, सही टाइम पर जाग रहे हैं, और जितना कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, तो डैट इज़ ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अदरवाइज अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, टाइम पर नहीं खा रहे हैं, हेल्दी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, टाइम पर नहीं सो पा रहे हैं, तो डैट इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हेल्थ जो होती है ये फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है, और जो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई डिसीज़ नहीं है, ठीक है। कई बार अगर आप मेंटली सिक हैं, आप सोशली आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, तो भी क्या माने जाएंगे आप? अनहेल्दी माने जाएंगे। सो व्हाट इज़ हेल्थ? एज आई सेड, हेल्थ इज़ द प्रॉपर फिजिकल, social and mental well-being. So what is required to be healthy? A balanced diet and physical hygiene. Balanced diet to maintain our health, ठीक है, ताकि हमारे अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। पर्सनल हाइजीन यानी कि साफ़ सुथरा रहें, बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़े पहने, साफ़ पानी पिएं, साफ़ खाना खाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है जो कि हमारी गुड हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। योगा, इससे हम फिजिकल हेल्थ तो पा ही सकते हैं, साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इससे हम पा सकते हैं। दूसरा, डिसीज़ के लिए हमें अवेयर होना चाहिए। जैसे मलेरिया है, हमें पता है कि मच्छरों से फैलता है, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मॉस्किटोज़ जो हैं वो हमारे आसपास आए ही ना, या फिर अगर आ भी रहे हैं तो हम तक ना पहुँचे। वैक्सीनेशन होना चाहिए, जैसे बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, रूबेला है और कोरोना है, तो उन सब के लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। हाइजीनिक फूड हमें खाना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो ये सब गुड हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। बात करते हैं हम कि जो डिसीज़ होती हैं वो दो तरीके से उनको ग्रुप्ड किया गया है। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं वो होती है वो डिसीज़ जो हमें किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन से लगती हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीज़। क्योंकि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पैथोजेंस। दूसरा डिसीज़ होती है नॉन इन्फेक्शियस, वो डिसीज़ जो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं या फिर जेनेटिकली होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगती तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ होती हैं ये। कुछ इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं जैसे कि एड्स, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो ये डेथ भी कॉज कर सकती है। कुछ हमारी ऐसी डिसीज़ भी होती हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो ये भी हमारी जो सोसाइटी है उसकी हेल्थ को एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं। बात करते हैं कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो कॉमन डिसीज़ होती हैं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैथोजेंस क्या होते हैं। सो पैथोजेंस इज़ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज टू मैन, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन कई तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, और ये हेलमिंथ्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकती है। तो ये क्या करते हैं? हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे अंदर इन्फेक्शंस होते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर पैथोजेंस की पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइफाइड।
सो टाइफाइड के बारे में अगर हम पढ़ें तो टाइफाइड इज कोज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड इज कोज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। इट इज द causative organism of typhoid. It is a bacteria. क्या होता है ये? बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हमें टाइफाइड जो होता है ये होता है। ठीक है, कैसे एंटर करता है ये हमारी बॉडी में? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू। जिस फूड में और जिस वाटर में सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होगा, यानी कि कॉन्टेमिनेशन होगा, गंदा खाना होगा, उससे ये हमारे माउथ के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहकर ये हमें डिजीज़ कोज करता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़? सिम्टम्स मीन्स उसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है? हाई फीवर होता है, कितना? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस, कमज़ोरी आती है। स्टोमक पेन, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है तो इसलिए स्टोमक पेन होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहता है। हेडेक, सर दर्द रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होती है। और ये सब कुछ कॉमन एंजाइम्स सिम्टम्स हैं इस डिसीज़ के। सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन्स में परफोरेशंस हो जाती हैं, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है उसमें परफोरेशंस यानी कि पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम इसको। डायग्नोस करने के लिए हम विडाल टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं। विडाल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमें बताता है कि टाइफाइड है या नहीं है। इसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो पैथोजन होता है ये उसको टेस्ट करता है। सो विडाल टेस्ट इज द डायग्नोस टेस्ट फॉर टाइफाइड। बात करते हैं कि किसकी वजह से टाइफाइड हुआ। तो एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी माल्टन, और उन्हें अब टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है। सो शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड शी वॉज टाइफाइड कैरियर। तो उन्होंने कॉन्टेमिनेटेड फूड और कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू, क्योंकि वो शी वॉज द कैरियर ऑफ दिस टाइफाइड बैक्टीरिया and she usually do not maintains the hygiene which is required for the cooking of food. तो उसी की वजह से जो वो फूड कुक करती थी उसमें कॉन्टेमिनेशन की वजह से सभी लोगों को, वहाँ जितने भी लोगों के लिए उन्होंने फूड कुक किया, सबको टाइफाइड हो गया। तो इस तरीके से ये टाइफाइड जो है ये स्प्रेड हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़ की। फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़ हम कवर कर चुके हैं, डेट इज टाइफाइड। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिसीज़ इज न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया इज कोज्ड बाय, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है न्यूमोनिया का, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। सो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया इज द causative organism for pneumonia, or also hemophilus influenzae also causes pneumonia। ठीक है, जो hemophilus influenzae होता है इससे भी pneumonia cause होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं निमोनिया के। तो क्योंकि ये जो निमोनिया डिसीज़ होती है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? ये हमारे एल्वियोलाइज को फिल कर देगा एक ऐसे फ्लूइड से जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। कंजेशन होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे जो एल्वियोलाइज होते हैं, एल्वियोलाई क्या होते हैं? ये हमारे लंग्स हैं, और लंग्स के ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में एक फ्लूइड जो होता है वो फिल हो जाता है, और ये फ्लूइड क्या होता है? म्यूकस होता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? इसमें हाई फीवर होता है, चिल्स यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है एकदम से ही, कफ, खांसी आती है, क्योंकि लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड है, तो क्या होगा? कफ के थ्रू हम इसको निकालना चाहेंगे तो कफ होता है, हेडेक, सर दर्द होता है। सीवियर केसेस में जो लिप्स और नेल्स होते हैं वो ब्लूइश ग्रे भी हो सकते हैं। कैसे ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होता है? हेल्दी पर्सन से अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल्स. So aerosols are the smallest droplets which are released from the sneezing or coughing. ठीक है, जब भी कोई स्नीज करता है, छींकता है या फिर खांसता है तो माउथ से जो तेजी से बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, डेट आर एरोसोल्स. तो इन एरोसोल्स को अगर हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल कर लेता है तो डिसीज उसको कॉज हो जाती है. यूज एंड शेयरिंग ऑफ ग्लासेस. ठीक है, अगर दूसरे के जूठे ग्लास में पानी पी लिया या फिर दूसरे के यूटेंसिल्स को यूज़ कर लिया तो भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज़ जा सकती है. बात करते हैं बाकी की बैक्टीरियल डिसीज़ और कौन कौन सी होती हैं. डिसेंट्री, प्लेग जो कि चूहे से फैलती है, डिप्थेरिया. तो ये सब डिसीज़ जो होती हैं ये बैक्टीरियल डिसीज़ होती हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं. तो आपकी 2 बैक्टीरियल डिसीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं. आगे बात करते हैं हम वायरल डिसीज़ की. वायरल डिसीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय राइनोवायरसेस एंड राइनोवायरसेस आर द ग्रुप ऑफ वायरसेस. ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर वायरस नहीं है, इट इज द ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉजेज कॉमन कोल्ड. ठीक है, ये क्या कॉज करता है, कॉमन कोल्ड कॉज करता है. अब बात करते हैं हम कि क्या सिम्टम्स होते हैं इसके. ठीक है, देखिए कॉमन कोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल डिसीज़ है जो कि हर किसी को होती होगी, हर किसी को हुई होगी. ठीक है, तो क्या क्या डिसीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. तो जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी जो पैसेज होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है. तो ये जो वायरस होता है ये किसको इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पैसेज को. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूमोनिया. न्यूमोनिया जो होता है वो इन्फेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी कि हमारे लंग्स को, हमारे लंग्स के एल्वियोलाइज को. लेकिन कॉमन कोल्ड का जो राइनोवायरसेस होते हैं ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज यानी कि नेजल पैसेज और हमारे थ्रोट को इन्फेक्ट करते हैं. सिर्फ लंग्स से राइनोवायरसेस का कोई लेना देना नहीं है. बात करते हैं हम कि क्या सिम्टम्स होते हैं इनके. तो सिम्टम्स जैसे कि आप लोगों को पता है, जब नेज़ल कंजेशन होता है तो डिस्चार्ज होता है किसका, म्यूकस का. सोर थ्रोट यानी कि गले में खराश होती है, होर्सनेस आवाज़ ख़राब हो जाती है, कफ खांसी होती है, हेडेक सर दर्द होता है, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा थकान होती है. थकान क्यों होती है, क्योंकि वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है, इसलिए टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है. ज़्यादातर 3 to 7 डेज़ तक ये रहता है. उसके बाद अगर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है वायरस की तो ये खुद ही चला जाता है. कैसे एक दूसरे से पहुंचता है, तो जैसे मैंने बताया था निमोनिया की तरह ही ये भी डिसीज़ होती है. तो ये भी जो ड्रॉपलेट्स होती है उसके थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाता है. जब भी इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है तो जो हेल्दी पर्सन है वो अगर इनहेल कर लेता है तो इससे डिसीज़ हो सकती है. दूसरा, अगर कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करे हेल्दी पर्सन जैसे कि पेन, बुक्स, कप, डोर टॉप्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स, माउस एक्सेट्रा, तो भी हेल्दी पर्सन में डिसीज़ हो सकती है. बात करते हैं कि ये तो बात हुई कि हमारी जो वायरल डिसीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं. बात करते हैं कि जो अब प्रोटोजोअन डिसीज़ होती हैं उनको पढ़ेंगे. प्रोटोजोअन डिसीज़ में हम लोग पढ़ेंगे किसे, मलेरिया. ठीक है, जो मलेरिया है डेट इज़ प्रोटोजोअन डिसीज़. किससे फैलती है ये, प्रोटोजोआ से. तो प्रोटोजोआ से जो मलेरिया डिसीज़ होती है और जो ये प्रोटोजोआ का नाम होता है ये क्या होता है, प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिसीज़. प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीस होती हैं जो डिफरेंट तरीके के मलेरिया को कोज करती हैं, डेट इज़ पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फैल्सीपैरम. जिसमें पी फैल्सीपैरम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है क्योंकि इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है, इट इज़ फेटल.
बाकी के जो दोनों होते हैं P5X और P मलेरिया, ये दोनों क्यूरेबल होते हैं। अब बात करते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होती है प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये बॉडी में एंटर करता है स्पोरोजाइट की फॉर्म में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में एंटर करता है, यानी कि स्पोर्स की फॉर्म में एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, जो कि क्या है, इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। सबसे पहले ये जो स्पोरोजोइड्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं, लीवर सेल्स में जाते हैं। उसके बाद ये अटैक करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को। देन आरबीसी को रप्चर कर देते हैं, और जब आरबीसी का रप्चर होता है तो उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं हीमोजोइन। राइट, क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि जो डिसीज़ होती है उसका वेक्टर कौन होता है, या फिर किसके थ्रू ये डिसीज़ कोज होती है। तो डिसीज़ होती है कोज फीमेल एनोफ्लीज से। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होता है ये इसका कैरियर होता है, और इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने से ये डिसीज़ उसके अंदर आती है, स्पोरोजोइड्स उसके अंदर आ जाते हैं, फिर ये स्पोरोजोइड्स को ट्रांसमिट कर देता है हेल्दी पर्सन में, क्योंकि स्पोरोजोइड्स जो होते हैं ये उस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में मल्टीप्लाई होते हैं। बात करते हैं कि जो लाइफ साइकिल होती है मलेरिया की किस तरीके से होती है। देखिए ये लाइफ साइकिल दिखा रखी है मलेरिया की। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो मॉस्किटो होता है ये क्या करता है, किल करता है किसको, सॉरी, मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को। राइट, ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो ये रिलीज कर देता है क्या, 1 सेकेंड, हाँ, ये रिलीज कर देता है स्पोरोजोइड्स को। ये आप देख रहे हैं, दीज आर स्पोरोजोइड्स विच आर रिलीज्ड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो। देन दीज स्पोरोजोइड्स विल रीच टू द लीवर। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं, लीवर में जाते हैं। लीवर में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, लीवर सेल्स को अटैक करते हैं। लीवर सेल्स में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। राइट, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और लीवर सेल को क्या कर देते हैं, बर्स्ट कर देते हैं। उसके बाद लीवर सेल से ये कहाँ जाते हैं, ह्यूमन आरबीसीज में। ठीक है, आरबीसीज का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बाइकॉनकेव राउंड स्ट्रक्चर होता है। और आरबीसीज में जब ये जाते हैं तो ये पैरासाइट्स आरबीसीज में भी मल्टीप्लाई होते हैं, और आरबीसीज को क्या कर देते हैं, ये रप्चर कर देते हैं। और जब आरबीसी जो होता है वो रप्चर होता है तो इसमें से एक सब्सटेंस बाहर निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। राइट, इसे हम क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। और हीमोजोइन ही जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो ह्यूमन में एकदम से चिल्स होती है, फीवर होता है, उसके लिए। ठीक है, तो यही मेजर सिम्टम होता है किसका, मलेरिया का, कि एकदम से ठंड लगती है, एकदम से जो इंसान होता है उसको बहुत ही चिलिंग लाइक होता है। तो जो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो वो मलेरिया की वजह से क्यों लगती है, क्योंकि हीमोजोइन जो होता है वो रिलीज़ होता है, और ये फ्रीक्वेंटली 4 to 5 डेज तक होता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीसी को बस्ट करने के बाद जो सेल होता है, जो स्पोरोजोइट का सेल होता है, ये डिवाइड होता है मियोसिस से मेल एंड फीमेल गैमेट्स में। मेल और फीमेल गैमेट्स का जो होते हैं ये हमारे फिर ब्लड में रहते हैं। उसके बाद जब फ्रेश मॉस्किटो जो है ये ब्लड सक करता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का, तो क्या होता है, ये जो गैमेट्स होते हैं ये ब्लड के साथ कहाँ चले जाते हैं, मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में। मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में जाने के बाद मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। कैसे, मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद फीमेल गैमेट, यानी कि ओवम इज फ्यूज्ड विद स्पर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम। इनका फ्यूजन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। उसके बाद जाइगोट इज कैरिड टू द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है मॉस्किटो के। सलाइवरी ग्लैंड में इनका मल्टीप्लिकेशन होता है,
और जब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो मॉस्किटो होता है वो न्यू इंडिविजुअल को बाइट करता है, जिससे ये साइकिल जो होती है ये कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये लाइफ साइकिल है किसकी, प्लाज्मोडियम की। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसमें इस तरफ जो है ये मॉस्किटो होस्ट है और इस तरफ क्या है, ह्यूमन होस्ट है। तो ह्यूमन में कैसे इन्फेक्शन होता है, स्पोरोजोइड की फॉर्म में होता है। सबसे पहले मॉस्किटो जब बाइट करता है तो स्पोरोजोइड्स को रिलीज करता है ह्यूमन ब्लड में। ह्यूमन ब्लड में स्पोरोजोइड जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स से कहाँ जाते हैं, आरबीसीज में। आरबीसीज को जब रप्चर करते हैं तो हीमोजोइन जो होता है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से चिल्स या फिर ठंड लगती है पेशेंट को। उसके बाद जो स्पोरोजोइड्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं किसमें, फीमेल गैमिट और मेल गैमिट में। उसके बाद फीमेल और मेल गैमिट जो होते हैं ये किस में होते हैं, ब्लड में होते हैं। ह्यूमन ब्लड को जैसे ही फ्रेश मॉस्किटो सक करता है तो वो उसके इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और जो मॉस्किटो की गट होती है, मॉस्किटो की जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर मेल और फीमेल गैमिट्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने से जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट जाता है कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड्स में, जहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन होकर बहुत सारे जाइगोट का मल्टीप्लिकेशन होकर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। सो स्पोरोजोइड्स इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ द मलेरिया। ठीक है, कई बार एक नंबर में भी पूछ लेता है व्हाट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, व्हाट इज द infectious form, infectious stage of malaria, that is sporozoid stage in which it enters into the human. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम अगली डिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो अगली डिसीज़ भी क्या है, ये प्रोटोजोअल डिसीज़ है। इसको हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, अमीबिक डिसेंट्री। सो अमीबिक डिसेंट्री को अमीबिएसिस भी बोलते हैं। कौन कोज करते हैं इसको, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोन विच कॉजेज अमीबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स में होता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये हमारे स्टोमक को क्या करती है, इफेक्ट करती है। कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा यानी कि एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होगा। क्रैम्प्स, ऐंठन होगी, जो पेट होता है उसमें उसके जो मसल्स होते हैं उसमें ऐंठन होती है। स्टूल्स विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स, जो स्टूल्स होंगे यानी कि जो फिशेस होगी उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज़ होगा, ब्लड क्लोट्स यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड जो होगा वो रिलीज़ होगा। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका होता है हाउस फ्लाइज, जैसे जो मलेरिया होता है ये किससे होता है, मॉस्किटो से, वैसे ही अमीबिएसिस किससे होती है, हाउस फ्लाइज से। तो ये कैसे डिसीज़ होती है, हाउस फ्लाई जो होती है वो फीसिस मैटर पर बैठती है, वो फीसिस मैटर जो कि इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, और उसके बाद हेल्दी इंडिविजुअल में कैसे पहुंचाती है, क्योंकि वो फीसिस पे बैठने के बाद वो वापस से फूड पर बैठती है। तो जो फूड होता है कॉन्टेमिनेटेड फूड अगर हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन करता है, खाता है, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारी प्रोटोजोअल डिसीज़ जो हो गई ये ख़त्म हो गई हैं। तो अमीबिएसिस जो होती है वो कंटेमिनेटेड वाटर एंड कंटेमिनेटेड फूड से होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि फूड को हमेशा ढक के रखना चाहिए। मक्खियाँ जो होती हैं वो पहले फेशियल मैटर पे बैठती हैं, फिर उसके बाद फूड पर बैठती हैं, जिसकी वजह से ये डिसीज़ कोज होती है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एस्कैरिस की। एस्कैरिस जो है इसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। ठीक है, राउंड वॉर्म बोलते हैं, और इसकी वजह से जो डिसीज़ होती है वो कौन सी होती है, एस्कैरिएसिस। ठीक है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। एक सेकेंड, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। तो इससे जो डिसीज़ होती है डेट इज़ एस्कैरिएसिस। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए हैं, तो ये हमारे जो इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर ये जो वॉर्म्स होते हैं ये डेवलप होते हैं, और क्या करते हैं हम, हमारे अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। भाई जब इंटेस्टाइन में ये इतने सारे कीड़े रहेंगे और ये हमारे इंटेस्टाइन में रहकर उसको खाते हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, जब क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमें मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन ये लोग ले लेते हैं तो क्या होगा,
खून की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगी, ब्लॉकेज, बहुत सारे जब कीड़े हो जाते हैं इंटेस्टाइन तो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, जिसे बोलते हैं ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। कैसे ये डिसीज़ जो होती है ट्रांसमिट होती है, फीशियल मैटर के साथ जो इसके एग्स होते हैं वो भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, पेशेंट जो होता है ये एक्सक्रीट आउट करता रहता है एग्स को। और जब हेल्दी पर्सन कॉन्टेमिनेटेड सोइल में रहेगा या फिर कॉन्टेमिनेटेड वाटर को पी लेगा या फिर कॉन्टेमिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज़ करेगा तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी एक हेलमिंथ है, ये क्या है, बुचेरिया। सो इससे जो डिसीज़ कोस होती है इसको हम बोलते हैं फिलेरियसिस या फिर एलिफेंटाइसिस। ठीक है, बुचेरिया ब्रैनकोफ्टाइन एंड बुचेरिया मलाई, ये दो इसके स्ट्रेन्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे लिम्फेटिक टिश्यू को ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके का फिलेरियल वॉर्म होता है, बहुत ही छोटा सा पतला सा धागे जैसा वॉर्म होता है, फ्रिल्स टाइप का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिलेरियल वॉर्म्स। तो फिलेरियल वॉर्म जो होता है ये किसके थ्रू कॉज होता है, इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है डेट इज मॉस्किटो। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इसके थ्रू जो इसके एग्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन टू अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, और इसका जो पैथोजन होता है डेट इज वुचेरिया या फिर फिलेरियल वॉर्म। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, क्योंकि ये हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसको ब्लॉक कर देता है, तो ब्लॉकेज की वजह से एक सीवियर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, यानी कि कह सकते हैं हम कि उसके अंदर इनकैपेबिलिटी टू वॉक, इनकैपेबिलिटी टू डू द सर्टेन वर्क्स, तो ये उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिसीज़ है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट डिसीज़ है हमारी फंगल डिसीज़। तो फंजाई आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू कोज वेरियस डिसीज़ टू ह्यूमन बींग्स। तो फंगल डिसीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, स्किन डिसीज़ को कोज करती हैं। स्किन डिसीज़ में आ जाते हैं आपके जैसे कि स्केली लेसन्स हैं, जिसे हम बोलते हैं दाद, खाज, खुजली। ठीक है, तो ये सब हमारे स्कैल्प पे, स्किन पे, नेल्स पे आ जाते हैं। क्या होता है, इंटेंस इचिंग होती है, वाइट कलर के इस तरीके के दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है। और किससे कोज होते हैं ये, फंजाई से। कौन सी फंजाई होती है, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिंगवॉर्म भी बोलते हैं। अच्छा, रिंगवॉर्म क्यों बोलते हैं, है तो ये फंगस, रिंगवॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन कोज करती है ये रिंग की फॉर्म में कोज करती है, यानी कि राउंड सर्कल की फॉर्म में कोज करती है, इसलिए इसको हम रिंगवॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वैसे ये फंगस होती है। हॉट एरियाज़ में और जो मॉइस्चर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि इनको नमी और गर्मी ही चाहिए होती है ग्रो होने के लिए। स्किन फोल्ड्स में भी ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे और क्या कोज करते हैं, ग्रोइंस, ग्रोइंस को बोलते हैं खारवे। जो टोज़ के बीच में उंगलियां होती हैं, उंगलियों के बीच में जो लेसन्स हो जाते हैं और स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है और फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोइंस बोलते हैं। तो रिंगवॉर्म जो होते हैं वो कैसे एक्वायर करता है कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल, बाय द यूज़ ऑफ डर्टी टॉवल्स, यूज्ड टॉवल्स, क्लोथ्स, कॉम्ब एंड वेरियस प्राइवेट थिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो इसीलिए कभी भी दूसरे की प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इन्फेक्शस डिसीज़ को कोज करने के लिए जो पैथोजेंस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कैसे हम लोग इन्फेक्शस डिसीज़ को कोज होने से बचा सकते हैं या कोज होने से रोक सकते हैं, तो उसके लिए हमें मेंटेन करनी पड़ेगी पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मैंने बताया है, अपना साफ़ सुथरा रहना, अच्छा खाना खाना, साफ़ खाना खाना, साफ़ पानी पीना, साफ़ कपड़े पहनना, साफ़ बिस्तर पर सोना, घर साफ़ करना, डेट इज़ पर्सनल हाइजीन। पब्लिक हाइजीन भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है।
पब्लिक हाइजीन का मतलब होता है कि हमारी सड़कें साफ़ होनी चाहिए, हमारे आसपास के इलाके साफ़ होने चाहिए, अच्छी हवा हमें मिलनी चाहिए, पोल्यूटेड नहीं मिलनी चाहिए, और हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा घर तो बहुत साफ़ सुथरा है लेकिन वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है टू मेंटेन ए हेल्दी सोसाइटी। और हमें ड्रिंकिंग वाटर अच्छा क्लीन पीना चाहिए, फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी हमें क्लीन रखनी चाहिए। तो पब्लिक हाइजीन जो है ये सब चीज़ इंक्लूड करती है कि प्रॉपर डिस्पोजेबल हो वेस्ट का, एक्सक्रीटा का। हमारा जो एक्सक्रीटा है वो भी प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए शहरों में। उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि कूड़ा होता है वो भी हमें ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए सड़कों पर, उसका भी अच्छे से डिस्पोजेबल होना चाहिए। तो ये हमारी हाइजीन होती है जो कि हम पब्लिक हाइजीन होती है जो कि हमें रखनी चाहिए टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। उसके बाद जो पब्लिक कैटेगरी कैटरिंग्स होती हैं जैसे कि स्टॉल्स होते हैं और दुकानें होती हैं जहाँ पर फूड मिलता है, तो वहाँ पर भी हाइजीन होनी चाहिए, यानी कि क्लीनलीनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि एयरबोर्न, वाटरबोर्न और फूडबोर्न डिसीज़ेस को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। बात करते हैं हम कि कुछ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो कि मॉस्किटो से होती हैं। तो मॉस्किटो को रोकने के लिए हम लोगों को उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि जहाँ पर पानी होता है उस पानी को हटा देना चाहिए, कूलर में ज़्यादा पानी नहीं रखना चाहिए, रेगुलरली उसको क्लीन करना चाहिए, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। फ़िश एक होती है गैम्ब्यूसा, ये मॉस्किटोज़ के लार्वेज को फीड करती है, तो उसको हमें पॉन्ड में डाल देना चाहिए ताकि मॉस्किटोज़ जो हैं वो ज़्यादा डेवलप ना हो, क्योंकि मॉस्किटोज से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे एडीज मॉस्किटो होता है, इससे डेंगू चिकनगुनिया होती है, क्यूलेक्स से फिलेरियासिस होती है और एनोफ्लीस से मलेरिया होता है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। और वैक्सीन्स का भी हमें हम अगर पहले से ही कहते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर पहले से ही हम लोग प्रिकॉशन ले लेते हैं तो हमें आगे डिसीज़ का खतरा नहीं होता है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। और बहुत सारी वैक्सीन्स आजकल अवेलेबल हैं जैसे कि डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस और अब तो कोरोना की भी वैक्सीन आ गई है। सो आज के लिए ये पार्ट मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी। थैंक यू।